बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर फवाद ताहिर कैकाउस। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करना है, जिसके अंदर हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो हम लास्ट लेक्चर से स्टार्ट हम लोगों ने किया है, वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, उसको हम लोगों ने कंटिन्यू करना है और कंप्लीट करना है। तो लास्ट लेक्चर की बात मैं आपसे कुछ थोड़ी सी रिपीट कर दूं ताकि हम लोग इसमें अंदर एक रिदम में आ जाएं। लास्ट लेक्चर में आपको बताया था मैंने, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हों और आंसर में हमें वेक्टर क्वांटिटी दें तो हम उसके प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। क्योंकि ये क्रॉस के साथ रिप्रेजेंट होता है इसलिए इसका नाम क्रॉस प्रोडक्ट रखा गया था। फिर इसका फॉर्मूला आपके साथ शेयर किया गया था, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। मैंने आपको स्पेशली लास्ट लेक्चर में बोला था, ये जो एन यूनिट वेक्टर है इसको बहुत ध्यान से समझना है। ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर है जो कि नॉर्मल डायरेक्शन को शो करता है। हमने इसको एग्जांपल्स के साथ पढ़ा, टॉर्क और फोर्स इसकी एग्जांपल्स को देखा। देन इसकी फ़िज़िकल इंटरप्रिटेशन में हमने एक डायरेक्शन निकालने का रूल सीखा, राइट हैंड रूल, जिसके मुताबिक आप कॉमन एक्सिस को राइट हैंड में होल्ड करते हैं और फिंगर्स को क्रॉस की डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, लाइक आपके पास प्लेन ऐसे है और आप इसके एक्सिस को होल्ड करते हैं, फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो थंब अपवर्ड आता है, और अगर प्लेन आप लोगों का ऐसे है तो फिर थंब आउटवर्ड हो जाता है। इसी तरह अगर आप क्लॉकवाइज रोटेट करवाते हैं, प्लेन इस तरह से है और आप क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में फिंगर्स को रोटेट करते हैं तो थंब डाउनवर्ड हो जाता है, और अगर प्लेन आपका इस तरह से है तो थंब इनवर्ड हो जाता है। तो आप लोगों ने डिटेल्ड डायरेक्शन के बारे में लास्ट लेक्चर में देखा और फाइनली हम लोग एक रिज़ल्ट पर पहुंचे थे। वो रिज़ल्ट ये था कि हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट नॉन कॉम्यूटेटिव होता है, यानी कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं आता। और हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर हम वेक्टर की पोजीशन को इंटरचेंज करें तो नेगेटिव साइन अपीयर हो जाता है। यहाँ तक स्टूडेंट्स हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अब मज़ीद इसको आगे लेके चलते हैं। समरी मैंने आपके साथ शेयर की है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे पास या आउट ऑफ प्लेन होगा या अपवर्ड होगा, इट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ प्लेन। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो इनटू द प्लेन होगा, डाउनवर्ड होगा। और लास्ट में देखें तो क्रॉस प्रोडक्ट नॉन कॉम्यूटेटिव है, यानी कि नेगेटिव साइन अपीयर हो जाता है अगर हम इनकी पोजीशंस को इंटरचेंज करें। ये तीन मेन पॉइंट्स आप लोगों ने स्टूडेंट्स ज़हन में रखने हैं। नेक्स्ट हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट करते हैं। पहली प्रॉपर्टी, वेक्टर प्रोडक्ट इज़ नॉन कॉम्यूटेटिव, जो कि हम ऑलरेडी ही पढ़ चुके हैं कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता, या आप कह सकते हैं कि पोजीशंस को इंटरचेंज करें तो नेगेटिव साइन अपीयर हो जाता है। सेकंड प्रॉपर्टी है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स, कि अगर वेक्टर्स हमारे पास पैरेलल हों या एंटी पैरेलल हों तो फिर क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा। पैरेलल में आपको मालूम है एंगल 0 डिग्री बनता है। दो वेक्टर्स मैंने कंसिडर किए ए और बी पैरेलल, जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट देखा तो एंगल 0 बना, साइन 0 0 होता है, तो हमारे पास 0 एन यूनिट वेक्टर आ गया। बिल्कुल ऐसे ही एंटी पैरेलल में एंगल 180 होगा, साइन 180 भी 0 होता है, तो हमारे पास अगेन रिज़ल्ट 0 एन यूनिट वेक्टर आया। बेटा इसको ज़रा गौर से देखिए, हमारे पास ये चूँकि क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट के नतीजे में हमारे पास हमेशा आपको मालूम है कि अगर वेक्टर आए तो वो वेक्टर प्रोडक्ट होता है। अब ऐसा वेक्टर सोचिए जिसकी मैग्नीट्यूड 0 हो और डायरेक्शन भी हो, तो ऐसा वेक्टर आपको याद आएगा कि वो नल वेक्टर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वेक्टर्स हमारे पास पैरेलल हुए या एंटी पैरेलल हुए तो हमारे पास
नल वेक्टर अपीयर होगा। ऐसे ही सेल्फ मल्टीप्लिकेशन अगर देखें, यानी कि वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन वेक्टर के साथ ही, तो फिर आप जानते हैं कि ए को जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगल 0 बनेगा, साइन 0 0, तो सब कुछ 0 हो जाएगा, तो अगेन हमारे पास नल वेक्टर अपीयर होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर वेक्टर्स हमारे पास परपेंडिकुलर हों तो फिर क्या होगा। बेटा वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो मींस कि इनके दरमियान में एंगल 90 डिग्री हो, तो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर अगर हम 90 डिग्री इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास एक नया वेक्टर आता है जिसकी डायरेक्शन नॉर्मल होगी। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको ज़रा ध्यान से फिर से सुनिए। इसका रिज़ल्ट ये है कि अगर हम दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में एक नया वेक्टर आएगा जो कि उन दोनों वेक्टर्स के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स गिव्स अ न्यू वेक्टर विच इज़ नॉर्मल टू प्लेन कंटेनिंग द वेक्टर्स। ठीक है, अगर हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का नॉर्मल देखा जाए तो वो क्या बना, जेड एक्सिस। इट मीन्स कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है तो नया वेक्टर जो है वो जेड एक्सिस के अलोंग होगा। बिल्कुल ऐसे ही अगर हमारे पास कोई वेक्टर एक्स जेड प्लेन में है तो नया वेक्टर हमारे पास वाई के अलोंग होगा, और ऐसे ही अगर हमारे पास कोई वेक्टर वाई जेड प्लेन में है तो नया आने वाला वेक्टर जो है वो एक्स की डायरेक्शन में होगा। तो ये मेरा बेटा, इसको बड़े ही ध्यान से आप लोगों ने सुना और इसको समझना है, बार बार इसको देखिए, बार बार सुनिए और समझिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है यूनिट वेक्टर से रिलेटेड, कि यूनिट वेक्टर में हमारे पास फिर वैसे ही सिमिलर और डिसिमिलर केस होंगे जैसे हमने स्केलर प्रोडक्ट में पढ़ा था। सिमिलर में हमारे पास आई क्रॉस आई है, यानी कि आप जानते हैं कि क्रॉस लिया जाए तो ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर आता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स और साथ में एन यूनिट वेक्टर। क्योंकि एंगल बेटा 0 है, साइन 0 0 होता है, तो सब कुछ जो है 0 हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जे क्रॉस जे भी 0 हो जाएगा, के क्रॉस के भी 0 हो जाएगा। यूं आप लोगों ने ये सीखा कि अगर हम सिमिलर यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस लें तो हमारे पास रिजल्टेंट 0 आता है। अगर डिसिमिलर को देखें तो डिसिमिलर में हमारे पास आई क्रॉस जे है। अब आई क्रॉस जे है तो यही फॉर्मूला अप्लाई करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अब यहाँ पर मैंने एंगल 90 लिया, क्यों? क्योंकि आई जो है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, जे वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, तो दोनों एक्स और वाई में एंगल कितना होता है बेटा, 90 डिग्री होता है। बिल्कुल। अब आपको मालूम है कि साथ में यूनिट वेक्टर भी आता है और वो यूनिट वेक्टर नॉर्मल डायरेक्शन को शो करता है। मैंने अभी आपको पिछली प्रॉपर्टी में ये बात बहुत रिपीटेडली समझाई कि वेक्टर जिस प्लेन में होगा रिजल्टेंट उसके नॉर्मल आएगा। मींस अगर आप आई क्रॉस जे को ध्यान से देखें, आई अलोंग एक्स एक्सिस, जे अलोंग वाई एक्सिस, तो आई और जे का नॉर्मल क्या बना, के। बिल्कुल, तो लिहाजा यहां पर हम एन की बजाय के लिखेंगे। तो स्टूडेंट यहां पर साइन 90 हमारे पास 1 है, तो रिजल्टेंट हमारे पास आ गया के यूनिट वेक्टर। मींस के आई का क्रॉस अगर जे से लिया जाए तो हमारे पास के यूनिट वेक्टर आता है। सेम इसी पैटर्न पर अगर आप जे क्रॉस के देखें, जे और के नॉर्मल क्या होगा, आई, और ऐसे ही हम के क्रॉस आई देखें तो क्या होगा, जे। तो आप स्टूडेंट इसमें एक चीज़ को गौर कीजिएगा, मैंने यहाँ पर साइक्लिक ऑर्डर का ध्यान रखा है। साइक्लिक ऑर्डर से मुराद कि अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल सा बनाऊँ और मैं यहाँ पर लिखूँ कि ये आई है, ये मेरे पास जे है और ये मेरे पास के है, तो फिर मैंने पहले क्या किया, मैंने आई का क्रॉस लिया जे के साथ, फिर जे का क्रॉस लिया के साथ, और फिर के का क्रॉस लिया आई के साथ। तो इस तरह से आपको याद करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। एक और चीज़ ज़रा नोट कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग, मैं जोन से डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का
क्रॉस लेता हूँ आंसर में तीसरे वाला आता है। मीन्स कि अगर मैं आई और जे का क्रॉस लेता हूँ तो आंसर में तीसरे वाला के आ रहा है। अगर मैं जे और के का क्रॉस ले रहा हूँ तो आंसर में तीसरे वाला आई आ रहा है। अगर मैं के और आई का क्रॉस ले रहा हूँ तो आंसर में तीसरे वाला जे आ रहा है। तो इट मीन्स कि आपके लिए बड़ी आसानी है कि अगर आप डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स देखें तो आंसर में तीसरे वाला लिख दें। लेकिन स्टूडेंट एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, एक मसला है। मसला ये है कि आप जानते हैं कि ए क्रॉस बी इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए, यानी कि इनकी जगह चेंज करने से माइनस आ जाता है। मीन्स कि अगर मैं आई क्रॉस जे की जगह जे क्रॉस आई लिख दूं तो फिर मेरे पास के नहीं माइनस के आएगा। ऐसे ही जे क्रॉस के की जगह अगर मैं के क्रॉस जे लिख दूं तो माइनस आई आएगा, और अगर मैं के क्रॉस आई की जगह आई क्रॉस के लिख दूं तो माइनस जे आएगा। लेकिन इसमें भी देखिए वही सिनेरियो है, वही सीन है कि जोन से दो डिफरेंट हैं, आंसर में तीसरे वाला है। अच्छा, अब प्लस कब आएगा माइनस कब आएगा, ये आपको मज़ीद तंग करेगा। देखिए स्टूडेंट, अगर तो ये साइक्लिक ऑर्डर में है, जैसे अल्फ़ाबेट्स में आई जे के तरतीब से आते हैं, तो अगर ये तरतीब से आए तो प्लस में आएगा, और अगर ये तरतीब से ना आए तो ये माइनस में आएगा। जैसे आई जे का के, जे और के का आई, के और आई का जे। लेकिन अगर मैं रिवर्स कर दूं, आई जे की बजाय जे आई कर दूं, अब ये ऑर्डर में तो नहीं है, तो फिर डेफिनेटली आप इसको माइनस के लिखेंगे। बिल्कुल ऐसे ही रिमेनिंग भी, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा, अगर उसने वेक्टर्स हमको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में दे दिए, लाइक ए हमारे पास ये है, बी हमारे पास ये है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम लोगों ने पहले स्केलर प्रोडक्ट में किया था। अब अगर मैं ए क्रॉस बी इनका कंसिडर करता हूँ तो ए की जगह ए लिखूंगा, क्रॉस लगाकर बी की जगह बी लिखूंगा। वैसे ही मैं फर्स्ट टर्म को पकड़ूंगा और सेकंड ब्रैकेट की तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे ए एक्स को मैंने बी एक्स से किया तो आया ए एक्स बी एक्स, और याद करिएगा दोबारा से वही पॉइंट, जिस तरह से डॉट दो वेक्टर्स का था वैसे ही क्रॉस भी दो वेक्टर्स का है। तो क्रॉस मैंने आई और आई में लिखा, फिर मैंने इसको y से किया, फिर मैंने इसको z के साथ किया, और सेम वही पैटर्न। अगर आपने लास्ट लेक्चर मेरा स्केलर प्रोडक्ट का सुना था तो उसमें मैंने आपको एक बात समझाई थी कि जोन से दो कंपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, उसी के कोरस्पॉन्डिंग वाले यूनिट वेक्टर्स आने हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे वही हो रहा है। अब मैं y को सबसे मल्टीप्लाई करता हूँ, मैंने x के साथ किया, मैंने y के साथ किया, मैंने z के साथ किया, फिर अब मैं ए जेड को सबके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, मैंने y के साथ किया, मैंने z के साथ किया। तो मैंने जोन से कंपोनेंट्स लिखे, उसी के कोरस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर्स भी लिखे। अब प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। जैसे सिमिलर का क्रॉस आप जान चुके हैं, ज़ीरो है। आई क्रॉस जे के है तो जे क्रॉस आई माइनस के है। जे क्रॉस के आई है तो के क्रॉस जे माइनस आई है। के क्रॉस आई जे है तो आई क्रॉस के माइनस जे है। ये जो हमारे पास पैरामीटर्स हैं, इनको हम इसके अंदर अप्लाई कर देंगे। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। जहाँ जहाँ पर आई क्रॉस आई है, सिमिलर लिखे हैं, वहाँ तो आप इनको कर दें सिफर। बाकी इनके हिसाब से जो यहाँ पर पूरा उतर रहा है उसको पुट कर दें। तो मैंने इनको अप्लाई कर दिया और मेरे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो ये निकल आया। तो अब जब मैं बेटा इसको आगे सॉल्व करता हूँ, सिंप्लीफाई किया, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। अब मैं यहाँ पर इसको मैंने थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखा। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ज़रा गौर से देखिएगा। मेरे पास एक्चुअली यहाँ पर दो टर्म्स आई की हैं, दो टर्म्स जे की हैं, दो टर्म्स के की हैं। मैंने इन दो टर्म्स आई वाली में से आई को कॉमन लिया, मैंने आई को कॉमन लिया और प्लस वाली टर्म पहले लिखी, माइनस वाली टर्म बाद में लिखी। सिंप्लीफाई कर रहा हूँ और कुछ नहीं। फिर मैंने इन दो टर्म्स में से जे को कॉमन लिया,
वैसे ही प्लस वाली टर्म पहले लिखी, माइनस वाली टर्म बाद में लिखी, और लास्ट टू टर्म्स में से मैंने के कॉमन लिया, तो वैसे ही मैंने प्लस वाली टर्म पहले लिखी, माइनस वाली टर्म बाद में लिखी। तो बेटा मेरे पास ए क्रॉस बी जो है ये बनता है। अब ये एक बहुत बड़ी वैल्यू है, हमारे लिए याद करना आसान नहीं है, तो इसको याद रखने के लिए हम मैथमेटिक्स की हेल्प लेते हैं। मैथमेटिक्स कहता है कि आप इस क्रॉस प्रोडक्ट को एक 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। 3/3 ऑर्डर मीन्स के 3 रोज़ होते हैं, 3 कॉलम्स होते हैं। तो बेटा हम इस रिज़ल्ट को डिटर्मिनेंट की सूरत में इस तरह से लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे पास 3/3 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट है, इसमें 3 रोज़ हैं, 3 कॉलम्स हैं। तो इसमें फर्स्ट रो में आप यूनिट वेक्टर्स लिखेंगे आई, जे एंड के। सेकंड रो में जो वेक्टर पहले लिखा होगा, यहाँ पर पहले ए लिखा है तो मैंने ए के कंपोनेंट्स लिख दिए, आई के नीचे आई वाला, जे के नीचे जे वाला और के नीचे के वाला। बिल्कुल ऐसे ही थर्ड रो में मैंने बी के कंपोनेंट्स लिख दिए। अब बेटा प्रॉब्लम ये है कि आप सोचेंगे कि ऐसे कैसे आ सकता है, तो आइए इस चीज़ को भी क्लियर कर लेते हैं, क्या वाकई में हम इसको ऐसे लिख सकते भी हैं कि नहीं। मैंने इसको एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। अब बेटा जब इसको एक्सपेंड करते हैं तो डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने के डिफरेंट तरीके हैं। आप देख रहे हैं इसके अंदर 9 इसके एलिमेंट्स मौजूद हैं। आप डिटर्मिनेंट को किसी भी पॉइंट से, किसी भी जगह से एक्सपेंड कर सकते हैं। मैंने इसको यहाँ फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है आई, यहाँ से एक्सपेंड करना शुरू किया। तो जब मैंने यहाँ पर एक्सपेंड करूँगा तो मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा कि जहाँ से मैं इसको एक्सपेंड करूँगा वो वाली रो और वो वाला कॉलम आप लोगों ने स्किप कर देना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जहाँ से आप इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं वो वाली रो और वो वाला कॉलम आप इसको स्किप कर देंगे, बाकी जो रह जाएगा उसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेंगे इस तरह से। ठीक है मेरा बेटा। अब नेक्स्ट जब हम इसको एक्सपेंड करना शुरू करेंगे तो साथ वाले जो हमारे पास सेकंड एलिमेंट है फर्स्ट रो में, वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। डिटर्मिनेंट का असूल है कि हम अल्टरनेट साइंस इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आई से स्टार्ट करेंगे वो प्लस का होगा, जे से स्टार्ट करेंगे तो वो माइनस का होगा, ऐसे ही नेक्स्ट हम जब जाएंगे तो वो प्लस का हो जाएगा। तो मैंने आपसे कहा कि जहाँ से एक्सपेंड करना है वो वाली रो और वो वाला कॉलम स्किप कर देना है, बाकी डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेना है। तो वो मैंने इस तरह से लिख दिया। माइनस साइन का मत भूलिएगा, अल्टरनेट साइंस लिखने हैं। देन मैंने थर्ड के पे जंप किया, उसकी रो कॉलम को स्किप किया, बाकी को मैंने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दिया। अब मेरा बेटा इन डिटर्मिनेंट को हमने एक्सपेंड करना है और बहुत सिंपल है, आपने मैट्रिक क्लासेस में सीखा भी होगा। इसमें बेटा हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। हम यहाँ पर ए वाई को बी जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, ए जेड को बी वाई से मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में माइनस साइन लगा देंगे इस तरह से। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड है, सेंटर में माइनस साइन लगाते हैं। ऐसे ही हम जब जे की तरफ जंप करेंगे, ए एक्स बी जेड से मल्टीप्लाई होगा, ए जेड बी एक्स से मल्टीप्लाई होगा और बीच में माइनस साइन आ जाएगा। ऐसे ही ए एक्स बी वाई से, ए वाई बी एक्स से और बीच में माइनस साइन अपीयर हो जाएगा। अब बेटा इसको मैंने थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखा, आई को मैंने ज़रा लेफ़्ट से उठाकर मैंने राइट साइड पे लिख दिया। अब ज़रा इस वाले फैक्टर में ज़रा गौर कीजिएगा, मैं इस वाले फैक्टर में से माइनस कॉमन ले रहा हूँ। जब माइनस कॉमन लूँगा तो वो माइनस बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर जो माइनस वाला फैक्टर था वो प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि जो चीज़ मैंने हाईलाइट की हुई है इसके अंदर ए एक्स बी जेड पहले है, अब वो माइनस लेने के बाद में चला गया और ए जेड बी एक्स बाद में था, वो माइनस कॉमन लेने से प्लस हो गया तो वो मैंने पहले लिख दिया। और थर्ड फैक्टर को मैंने अगेन थोड़ा सा के को चेंज करके लिख दिया। अब जब बेटा इसको मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो मेरे पास ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल वही रिज़ल्ट है जिसको हमने पीछे कहा था कि हम इस चीज़ को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में
लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको प्रूफ मिल गया कि हम मैथमेटिक्स की मदद ले सकते हैं और इस ए क्रॉस बी को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हम जब भी इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे मेरा बेटा, तो हम ए क्रॉस बी इतनी लंबी चौड़ी इक्वेशन नहीं लेंगे, हम हमेशा ए क्रॉस बी के लिए डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल करेंगे और जिस तरह से मैंने आपको एक्सपेंड करके दिखाया बिल्कुल ऐसे ही आप एक्सपेंड किया करेंगे। इसकी हम इंशाल्लाह प्रैक्टिस भी करेंगे। नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास बेटा कि अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम हो और उसकी दो एडजेसेंट साइड्स वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करें, तो फिर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जो है वो पैरेललोग्राम का एरिया रिप्रेजेंट करता है। यानी कि मैंने इस तरह से एक पैरेललोग्राम आपके सामने कंसीडर किया ओ पी क्यू आर। इसमें जो दो एडजेसेंट साइड्स हैं ओ पी एंड ओ आर, एडजेसेंट साइड मींस जो एक ही कोने से निकलें, जो एक दूसरे के साथ साथ हों। ओ पी एंड ओ आर मैंने वेक्टर्स कंसिडर किए ए एंड बी। तो फिर अगर मैं यहाँ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लूँ तो वो मुझे सारी पैरेललोग्राम का जो ये एरिया है वो रिप्रेजेंट करेगी। तो ये कैसे हो सकता है, आइए इसको भी देखते हैं। मैंने वही पैरेललोग्राम कंसिडर किया और यहाँ आपने नोट किया मैंने आर और पी को आपस में एक लाइन से जोड़ दिया। इसको जोड़ने से इसको डायगोनल कहते हैं। डायगोनल जो है वो पैरेललोग्राम को दो बराबर ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पर हमारे पास दो ट्राइंगल्स हो गई, एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल ये। आइए इसको देखते हैं। हमारे पास चूंकि ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर होता है और अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड लें तो यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड तो बेटा 1 हो जाती है। तो मैंने उसको 1 कर दिया, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब मैंने आर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ओ पी के ऊपर और जहां पर वो परपेंडिकुलर गिरा उसको मैंने पॉइंट एस कह दिया। ध्यान से देखिएगा, रेड कलर में शो किया है। ऐसा करने से मेरे पास एक ट्रायंगल बन गई ओ आर एस, बिल्कुल वाजिया तौर पर आपको नजर आ रहा है ओ आर एस। ये ओ आर एस जो है एक ट्रायंगल बन गई। इस ट्रायंगल पे अगर मैं साइन थीटा अप्लाई करूं तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होगा, परपेंडिकुलर आर एस हाइपोटेन्यूज ओ आर। जब मैं इनकी वैल्यूज को इंटरचेंज करता हूं तो साइन थीटा ओ आर इज इक्वल्स टू आर एस। और आप क्लियरली डायग्राम से देख सकते हैं कि हमारे पास ओ आर जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है, यानी कि बी के बराबर है। तो इस तरह से बी साइन थीटा हमारे पास आर एस के इक्वल निकल आया। बेटा ये जो बी साइन थीटा की वैल्यू है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो ए क्रॉस बी जो है हमारे पास निकल आएगा ओ पी इंटू आर एस। आप परेशान होंगे ये ओ पी कहाँ से आ गया। बेटा ज़रा डायग्राम को गौर से देखें और इक्वेशन नंबर 1 को देखें। इक्वेशन नंबर 1 में जो ए है ये हमारे पास डायग्राम के अंदर ओ पी के बराबर है। जी हाँ, इसलिए मैंने ए की जगह ओ पी लिख दिया और बी साइन थीटा की जगह मैंने आर एस लिख दिया। अब नेक्स्ट बेटा मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ओ पी को ज़रा गौर से देखें, ओ पी हमारे पास बेस है एक ट्राइंगल की। कौन सी ट्राइंगल, ये जो ओ आर पी ट्राइंगल बन रही है जिसको मैंने कहा था कि ये पहली ट्राइंगल है ये वाली। और आर एस को देखें, ये इसी ट्राइंगल की हाइट है, ऐसा ही है। तो बेटा हमारे पास ये जो हाफ बेस इंटू हाइट है ये एक ट्राइंगल का एरिया बताती है, इसलिए मैं इसको एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ पी आर कह देता हूं। ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल। लिहाजा ये जो मेरे पास एरिया है अब आप जान चुके हैं कि इसके बराबर है। अब मेरा बेटा ज़रा गौर कीजिएगा, हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, एक ये और दूसरी ये। अब यहाँ पर हमारे पास ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है,
इट मीन्स कि ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ पी आर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर का सम है। अब दोनों ट्राइंगल्स एक जैसी हैं क्योंकि डायगोनल ने पैरेललोग्राम को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड किया था, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं। तो अगर आप बेटा इन दोनों को ऐड करें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ पी आर एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, तो इन दोनों को मिलाने से क्या हमारे पास एक कंप्लीट पैरेललोग्राम नहीं बन गई? हाँ जी, तो बेटा हमारे पास ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। तो आपने क्लियरली देखा कि अगर हम एक रोस बी का मैग्नीट्यूड लेते हैं तो वो मैग्नीट्यूड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक छोटा सा प्रूफ आपके लिए है ताकि आपको पता लग जाए कि वाकई में इसका मैग्नीट्यूड लिया जाए तो वो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम बनता है। बेटा हमारा ये आर्टिकल क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, आज ख़त्म हुआ। लास्ट लेक्चर और इस लेक्चर को जो आज हम लोगों ने पढ़ा बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िए। बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, मुश्किल भी है थोड़ा सा, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो आसान हो जाएगा। इसको अच्छे तरीके से पढ़िए क्योंकि अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके थोड़ा सा रिव्यू देखेंगे और एक दो एग्जांपल्स देखेंगे। तब तक अपने टीचर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।